जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो 30 डेज टारगेट आप लोगों के लिए लाया जा रहा था उसका डे 6 होने वाला है। इसके पहले भी डे 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। यदि आप लोगों ने नहीं उसको कंप्लीट किया तो उसको अभी से कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। डे बाय डे हम छोटे छोटे टारगेट आप लोग को देते हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी स्मूथली हो पाए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल, मंगोल पर सबसे बहुमूल्य शोध कार्य कब किया गया था? ध्यान दीजिएगा, आज के इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। ठीक है, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा टाइम टेबल, कितने मिनट पर कौन सा वीडियो स्टार्ट होता है। आप चाहो, अगर आपको ज्योग्राफी नहीं देखना है, सिर्फ आपको पॉलिटी देखना है, तो आप वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ा करके पॉलिटी देख सकते हो। ठीक है, यानी कि चारों वीडियोज़ हमने एक ही वीडियो में, चारों टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका पहला सवाल का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 18वीं से 19वीं सदी में। ठीक है, मंगोल के स्टेपी क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में कौन सा मरुस्थल है, ये आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोबी मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में चंगेज खान की माँ का क्या नाम था? काफ़ी अच्छा सवाल है। तो नेक्स्ट सवाल था हमारा कि चंगेज़ खान की माँ का नाम क्या है? तो चंगेज़ खान की जो माँ का नाम था वो था ओलुनिके। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किस मंगोल शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था? ऐसा कौन सा मंगोल शासक था जिसने अपने धर्म को परिवर्तन करके इस्लाम को कबूल कर लिया था? तो वो था गजन खान। कौन था? गजन खान था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे, कह रहा है कि मंगोल लोग चीन से क्या मंगाते थे? तो ये जो मंगोल लोग थे चीन से कृषि उत्पादन और लोहे के उपकरण, उपरोक्त में से दोनों मंगवाते थे। ओलुन इके कौन थी? ठीक है, वापस उल्टा करके पूछा गया है, तो चंगेज़ खान की माँ का नाम था ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चंगेज़ खान की मृत्यु के समय उसकी आयु क्या थी? तो चंगेज़ खान की जो मृत्यु हुई थी उस समय उसकी आयु 72 वर्ष थी। नेक्स्ट है, कुबलाई खां चीन में युवान वंश की नींव कब डाली थी? तो इसने जो युवान वंश की नींव डाली थी 1271 में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल है आपका, विश्व इतिहास में प्रथम बार हलाकू ने सांकेतिक मुद्रा के रूप में कागज का नोट कुबलाई खां के काल में कब चलाया था? तो ये चलाया था आपका 1260 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस वर्ष चीन में युवान राजवंश का अंत हो गया था? तो किस वर्ष अंत हुआ था? तो ये जो अंत हुआ था ये 1368 में हुआ था। नेक्स्ट है, चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम क्या था? तो चंगेज़ खान का जो प्रारंभिक नाम था वो था आपका, क्या था? तिमुजिन था। क्या था? तिमुजिन था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चंगेज़ खान का पुत्र ओगोदेई के बाद कौन कगान बना, यानी कि कौन वहाँ का सम्राट बना था? तो वो जो सम्राट बना था मंगू खान बना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कहा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस शासक ने तिब्बत में बौद्ध धर्म ग्रंथों पर कांग्यूर और तैमूर को लिखवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कुबलाई खां। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था? ये जो मार्को पोलो था ये रहने वाला था आपका इटली का रहने वाला था। मार्को पोलो किस मंगोल शासक के दरबार में चीन गया था? तो मार्को पोलो कुबलाई खां के शासनकाल में वो कहाँ गया था? चीन गया था। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि किस शासक ने उत्तराधिकारी के चुनाव का निर्णय कुरली यानी कुरिलताई यानी महापरिषद को सौंप दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंगेज़ खान। कुबलाई खां मार्को पोलो को किस प्रांत का गवर्नर बनाया था? तो इसने जो गवर्नर बनाया था वो बनाया था आपका यांग चाउ का। किसका बनाया था? यांग चाउ का बना दिया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि कुबलाई खां की मृत्यु के पश्चात मंगोल साम्राज्य कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो मंगोल साम्राज्य जो उस समय विभक्त हुआ था वो हुआ था 5 भागों में विभक्त हो गया था। मंगोल वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? मंगोल वंश का जो अंत किया गया था वो तैमूर लंग के द्वारा किया गया था। मंगोल साम्राज्य का अंत कब हुआ था? तो मंगोल साम्राज्य का अंत हुआ था 14वीं सदी में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब हम लोग ज्योग्राफी के कुछ ऐसे सवालों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला सवाल है आपका, निम्न में से किन दो परतों से मिलकर स्थल मंडल बना हुआ है? तो किन दो परतों से मिलकर बनता है स्थल मंडल, ये आपको यहाँ बतानी है। तो भूप्रपटी एवं मेटल का ऊपरी भाग, भूप्रपटी और मेटल के ऊपरी भाग से। मेटल का विस्तार कितनी गहराई तक है आपको बताना है। जो मेटल है इसकी विस्तार जो है वो कहाँ तक है आपको बताना है। तो 2900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। नेक्स्ट आते हैं, मोहो आसंतत्य किन दो परतों की सीमा को कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका भूप्रपटी और मेंटल की सीमा को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, गुटेनबर्ग अशांति किन दो परतों की सीमा को कहते हैं?
तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेंटल और क्रोड। ठीक है, याद रखिएगा, सभी सवाल अच्छे हैं। क्रोड किन दो भारी पदार्थों से मिलकर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो बना हुआ है, ये बना हुआ है निकेल और लोहा से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड की अवस्था में है। तो बाह्य क्रोड जो होता है वो कौन सी अवस्था में है? तो तरल अवस्था में है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, आंतरिक क्रोड किस अवस्था में? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ठोस अवस्था में है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भूगर्भ में स्थित तरल चट्टानी पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाएगा आपका मैग्मा कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन अंतरावर्धी आकृतियां हैं? तो कौन है भाई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये भी और ये भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न भूकंपीय तरंगों में से सबसे विस्तृत छाया क्षेत्र किस तरंग का होता है? आपको बतानी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एस तरंग का। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किन भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 145 डिग्री तक होता है? तो कौन सा भूकंपीय तरंगों का होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी एवं एस तरंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, पृथ्वी की सबसे हल्की परत कौन सी होती है? तो पृथ्वी की जो सबसे हल्की परत है वो हो जाएगा आपका भूप्रपटी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुर्बलता मंडल का विस्तार कहाँ है? दुर्बलता मंडल का जो विस्तार है वो कहाँ होगा? ऊपरी मेंटल में होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा जा रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के दौरान निकलने वाला लावा स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो ये जो लावा स्रोत होता है ये होता है दुर्बलता मंडल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ज्वालामुखी विस्फोट से बने बड़े गड्ढे को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कालडेरा। क्या कहलाता है? कालडेरा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, निम्न में से किस ज्वालामुखी के प्रकार में अत्यधिक तरल लावा निकलता है? तो कौन से प्रकार में निकलेगा? तो बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने के निम्न में से कौन सी चट्टान बनती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। तो आग्नेय चट्टान बनता है। कभी कभी पूछता है आग्नेय चट्टान कैसे बनता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। कहा जा रहा है, भूगर्भ में मैग्मा का जमाव जब तस्तरी के आकार में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे उसको कहते हैं हम लोग लेपोलिथ। क्या कहा जाता है? लेपोलिथ कहा जाता है। तो अब हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहला सवाल है, भारत में किस प्रकार का कार्यपालिका है? तो भारत में जो होता है वो संसदीय कार्यपालिका है। याद रखना है आप सभी को, अच्छा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? आपको बतानी है। तो जर्मनी में सरकार का जो प्रधान होता है वो चांसलर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति को जो हटाएगा वो संसद हटाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है किसके पास? तो ये जो शक्ति निहित होती है मंत्री परिषद एवं प्रधानमंत्री के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? तो भारतीय कार्यपालिका का जो पॉकेट वीटो होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होगा? तो भारतीय सैन्य बल का जो प्रधान होता है वो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति होता है, ये भी आपको याद रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं कि अगला सवाल है हमारा, राज्यसभा का सभापति कौन होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करेगा? तो ये तो करता है आपका संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में लागू होता है? तो राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है उन 356 के तहत लागू होता है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या होती है? तो इसके लिए जो न्यूनतम निर्धारित आयु है वो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि जापान में संसदीय प्रणाली किसके राज्य का प्रमुख होता है? संसदीय प्रणाली जिसमें राज्य का प्रमुख कौन होता है ये आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सम्राट। ठीक है, संसदीय कार्यपालिका में मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये जो मंत्री परिषद होता है वो लोकसभा के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है।
आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और शामिल होते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है? तो राष्ट्रपति और संसद के बीच जो सेतु का काम करेगा वो प्रधानमंत्री करेगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है? तो कौन करेगा? तो ये जो चुनाव करता है ना, ये करता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि सरकार के अस्थायी कर्मचारी की सेवा के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो सेवा के अंतर्गत आएंगे, ये आएंगे नागरिक सेवा के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स के कुछ ऐसे सवाल जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स का पहला सवाल। चरों के उच्चतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच के अंतर जो होता है वो क्या कहलाता है, आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रास हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से प्रास का सूत्र क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे आपको प्रास का सूत्र बनाना है। तो वर्गों की संख्या गुना वर्ग माइनस अंतराल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पे आते हैं। यदि प्रास 60 है और वर्ग अंतराल 10 है तो वर्गों की संख्या क्या होगी? यहाँ पे ये आपको बतानी है। तो यहाँ पर आप लोग वर्गों की संख्या फॉर्मूला पे पुटअप करके निकालिएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा वो 6 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 19 पे। यदि वर्गों की संख्या 2 हो तथा वर्ग अंतराल 50 हो तो प्रास क्या होगा? तो यहाँ पर आपको प्रास बताना है। तो प्रास वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप लगाओगे। ठीक है, प्रास का सूत्र लगाओगे। तो जैसे ही ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पर आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है ना, इसका जो आंसर आपका निकल कर आएगा वो आएगा आपका 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है समावेशी विधि के अंतर्गत क्या होता है? तो समावेशी विधि के जो अंतर्गत होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी वर्ग का निम्न तथा उच्च वर्ग सीमाओं के मूल्यों के मानों को शामिल किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। कह रहा है कि अपवर्जी विधि के अंतर्गत क्या होता है? तो अपवर्जी विधि के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी होगा, किसी वर्ग के निम्न वर्ग सीमा को वर्ग अंतराल में समावेशित करते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 22 पे। कह रहा है अपवर्जी विधि में 0.5 अंक यानी 5 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को किस वर्ग में रखा जाएगा? ठीक है, तो कौन से वर्ग में इसको रखेंगे? तो 10 से 15 में रखेंगे या फिर 0 से 5 में, 5 से 10 में, किस में रखेंगे? यानी कौन से वर्ग अंतराल में इसको हम लोग सेट करेंगे? तो 10 से 15 में इसको सेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है आपका कि 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 ये किस प्रकार का वर्ग अंतराल है? वर्ग अंतराल है, आवर्ती वितरण है, वर्ग सीमा है, ये कौन सा है? तो ये कहलाता है आपका सामेसी वर्ग अंतराल, समावेशी वर्ग अंतराल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे बोला है 7 का क्या होगा? तो यहाँ पे 7 पहचानिए, 7 कौन सा होता है? तो हमने आपको बताया था कि ये तो आपका 5 हो जाता है, इससे 2 एक्स्ट्रा यानी कि ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 में। मिलान चिन्ह की गणना कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है? तो कितनी संख्याओं के समूह में की जाती है मिलान चिन्ह की गणना? ये आपको बतानी तो 5 संख्याओं के, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे लिखा था। तो 5 का ही एक सेट बनता है। कह रहा है आपसे कि यदि कोई विद्यार्थी 42 अंक प्राप्त करता है तो मिलान चिन्ह किस वर्ग में लगाया जाएगा? ठीक है, 42 अंक उसने प्राप्त किया है तो मिलान चिन्ह यहाँ पर हम लोग किस में सेट करेंगे? तो 40 से 50 के बीच सेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ 42 अंक लाया है तो 42 उसमें आना चाहिए, तो 40 से 50 के बीच में ही तो 42 आएगा। 2 चरों की बारंबारता वितरण को किस नाम से जानते हैं? तो दो चरों की जो बारंबारता वितरण होता है उसको द्विचर वितरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल में कह रहा है कि अपरिष्कृत आंकड़ों के संबंध में निम्न कथनों में से सही कथन का चयन आपको करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपरिष्कृत आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि आंकड़ों के गुणात्मक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो ये जो होता है आपका विशेष गुण वाले होते हैं। आंकड़ों के कालिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो आंकड़ों के जो कालिक वर्गीकरण का आधार होता है वो समय होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, यानी तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारा वीडियोज़ मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले टास्क में। थैंक यू।